जनता का शासन है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है कि जिसके पास खाते में 100 रुपया है वो भी चुनाव लड़ सकता है और जिसके पास में करोड़ों रुपया है वो भी चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से पात्रता तो अब चुनाव आयोग ने पहले से निर्धारित कर रखी है। चुनाव के लिए खड़े होते हैं, वे संसद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा से संबंधित योग्यताएं बहुत न्यूनतम रखी जाती हैं, जबकि वे कानून बनाते हैं, हम उन्हें अप्लाई करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका प्रतापगढ़ के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो 9 89.6 FM पर। मैं हूं आरजे नेहा और आज मैं लेकर आई हूं एक खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की। श्रोताओं, जहां बात होती है जन जागरूकता की, लोकतंत्र की और बदलाव की ओर उठते कदमों की, तो हमारा संविधान हमें न सिर्फ कुछ अधिकार देता है बल्कि यह भी सिखाता है कि हर नागरिक की भागीदारी से ही लोकतंत्र सशक्त बनता है। जब बात होती है लोकतंत्र की तो चुनाव उसकी आत्मा बन जाते हैं। श्रोताओं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव प्रक्रिया के पीछे कौन से कानून होते हैं? कौन तय करता है कि चुनाव कौन लड़ेगा और उसकी पात्रता क्या हो सकती है? श्रोताओं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक दिशा देता है। और इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो सम्मानीय अतिथि, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान विजेश कुमार जी पंड्या साहब, जो निर्वाचन प्रक्रिया में प्रशासनिक नियंत्रण और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं के साथ सीईओ साहब में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्रीमान पर्वत सिंह जी चुंडावत जी साहब, जो ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और पंचायत चुनावों की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। दोनों ही अधिकारी न सिर्फ व्यवस्था के स्तंभ हैं बल्कि लोकतंत्र के प्रहरी भी हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे अतिथियों का। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951, इसको बनाने के क्या उद्देश्य रहे हैं? जी सर। नमस्कार रेडियो 89.6 नेहा और आपके सभी साथी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रतापगढ़ में कार्यरत हूँ, उसके पद पे हूँ। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र जो है अपनाया गया, तो उसमें आपने सब, ये तो बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। जनता का शासन है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। तो उसमें ये माना गया है कि समस्त जनता मिलकर कोई शासन नहीं कर सकती है जी। तो ज़रूरी है कि इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाई जाए कि जनता अपना सबसे अच्छा प्रतिनिधि जो उनके लिए शासन कर सके और उनके अनुसार योजनाएं बना सके। इस हेतु निर्वाचन की प्रक्रियाएं पूरे भारत में अपनाई गई है। निर्वाचन में आप जो 1951 का आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का कह रहे हैं, इससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की। दोनों अधिनियम अलग अलग है। 1950 का जो 1950 वाला जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, वो मतदाता सूचियों और मतदाता सूचियों के आधार पर क्षेत्र विशेष बनाए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपका हाउस है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे राजस्थान की विधानसभा होगी उसमें 200 सदस्य, तो पूरी स्टेट को 200 भागों में बांटा गया है। इसी तरह देश में लोकसभा क्षेत्रों को बांटा गया है। तो वो एक क्षेत्र विशेष बनाया जाता है, जनसंख्या भी उसका आधार होता है, भौगोलिक भी क्षेत्र भी उसका आधार होता है और अन्य भी कई आधार होते हैं। उसके आधार पे एक विधानसभा क्षेत्र अथवा लोकसभा क्षेत्र बनाया जाता है। इसी तरह से राज्यसभा के क्षेत्र भी बनाए जाते हैं और विधान परिषद के भी बनाए जाते हैं, जिन राज्यों में विधान परिषद है। मतदाता सूचियाँ बनाना, कौन किसका नाम मतदाता सूची में हो सकता है, किसका नहीं होगा, कौन चुनाव लड़ सकेगा, कौन नहीं लड़ सकेगा, ये सब दोनों एक्ट में है। लेकिन जो 1950 का एक्ट है, वो मतदाता सूचियों से संबंध रखता है। इसके अलावा उसका जो है संबंध नहीं है। लेकिन उन मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचन कैसे कराया जाएगा, चुनाव के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और निर्वाचित होकर प्रतिनिधि कैसे वहाँ सदन में पहुँचेगा और उसको कैसे हटाया जा सकता है, कौन लड़ सकता है चुनाव, कौन नहीं लड़ सकता है, क्या उनकी अर्हताएँ हैं, योग्यताएं हैं, कौन निर्हरताएँ, डिसक्वालिफिकेशन से, उस सब का वर्णन और जो दे रखा है वो 1951 के एक्ट में दे रखा है। अब
कानून अपने आप में बना हुआ होता है, लेकिन उसको लागू करने की प्रक्रियाएं जो है वो नियमों से बनती है। हमारे यहाँ पे विधि में नियम, तो उसके लिए 1950 का जो एक्ट है कि मतदाता सूचियाँ बनाना, उसके क्षेत्र बनाना, उसके लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960 बना रखा है। उसके आधार पे कार्य किया जाता है। उसमें पूरी प्रक्रियाएं दे रखी है कि कैसे आप मतदाता सूची बनाएंगे, कैसे BLO लगाएंगे, कैसे सुपरवाइज़र लगाएंगे, कैसे ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे, उनकी सहायता के लिए AER होंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी जो है जिला रजिस्ट्रार होंगे, DO, वो प्रक्रियाएं दे रखी है और वो राज्य भारत निर्वाचन आयोग के तहत होती है समस्त कार्रवाइयाँ। और 1951 का जो एक्ट है जिसमें चुनाव कराने की प्रक्रिया दे रखी है, उसको लागू करने के लिए 1961 के इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स दे रखे, उसमें पूरी प्रक्रियाएं दे रखी है, कैसे चुनाव कराना है, मतदान केंद्र कैसे बनेंगे, उस पर क्या व्यवस्थाएं होगी, RO कौन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर हो जाता है। जैसे आपका 1950 के एक्ट में ERO कहलाता है, वही पदाधिकारी आगे जा कर के जो है 51 के एक्ट में RO बन जाता है, और AER होता है वो ARO बन जाता है 51 के एक्ट में। सो ये प्रक्रियाएं हैं। और पंचायती राज के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं उसके लिए सब भी स्टेट में अपने अपने कानून बने हुए। राजस्थान में भी पंचायती राज एक्ट बना हुआ है, नगर पालिका अधिनियम बना हुआ। तो नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं वो आपके नगर पालिका अधिनियम के तहत होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी तरह के चुनाव होते हैं, हमारी सहकारी समितियों के चुनाव होते हैं और भी चुनाव होते हैं। सबकी चुनाव की अपनी अपनी प्रक्रिया है, जो कानून बना हुआ है उसकी पालना करते हुए उनके निर्वाचन किए जाते हैं। जी बिल्कुल। मैं ADM साहब से जानना चाहूँगी कि यह जो अधिनियम है वह भारतीय लोकतंत्र में किस तरह से, उसका योगदान किस तरह से है? सबसे पहले तो है वो रेडियो 89.6 FM के अंदर है वो आपने हमको आमंत्रित किया, उसके लिए आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी इसी से अपने आपको विस्तार से 1950 अधिनियम का और 51 का और 61 के बारे में बताया है। तो अभी आपने जैसा पूछा है कि 51 का है वो, उसमें भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में उसका क्या भूमिका है। तो अभी जिस प्रकार के जो चुनाव होते हैं वो एक समयबद्ध और नियमबद्ध तरीके होते हैं। तो इस तरह से चुनाव होने चाहिए, किसके चुनाव होने चाहिए, क्यों होने चाहिए और उनका क्या रोल है चुनाव के अंदर, ये सब चीज़ें हैं वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर विस्तार से संविधान की तरह संसद के द्वारा और उसको बनाए गए हैं। तो एक लोक प्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो उस संबंध में उसमें बहुत ही विस्तार से चर्चाएं की गई हैं। किस कारण से उसको डिस्क्वालिफिकेशन घोषित किया जा सकता है, इसके बारे में नियम बताए गए, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधित्व है क्या वह उन नियमों के अंदर पात्रता रखता है या नहीं रखता है। इस संबंध में उनको भी नियमों की जानकारी हो और एक सही तरीके से अपना प्रतिनिधित्व चुन सकें, इसके लिए वो 1951 का है वो बहुत ही प्रभाव चुनाव निर्वाचन में। जी सर, यह अधिनियम उम्मीदवारों की पात्रता और अयोग्यता को कैसे परिभाषित करता है? उन पात्रता के लिए तो बताते हैं कि भाई भारत का कोई भी नागरिक जो मतदाता का अधिकार रखता है और जो जिसकी आयु है वो 25 वर्ष से अधिक की होगी, सिर्फ इसके अंदर अपने लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव और उसमें तो न्यूनतम 25 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी गई है। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक जिसका मतदान करने का हक है और सक्षम है, सक्षम करता कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो पूर्ण तरह सक्षम है, तो वो व्यक्ति अपनी पात्रता का निर्धारित खुद को अपने मानते हुए वो चुनाव के लिए अपने नाम प्रस्तावित कर सकता है। चुनाव आयोग इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रतिबंधिता नहीं रखता है कि जिसके पास खाते में 100 रुपया है वो भी चुनाव लड़ सकता है और जिसके पास में करोड़ों रुपया है वो भी चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से पात्रता तो अब चुनाव आयोग ने पहले से निर्धारित कर रखी है और अपात्रता है तो वो उसके भी बहुत से बेसिस हैं कि दिवालियापन और जिसका मानसिक विकल हो गया होगा उसको भी चुनाव लड़ने की बाध्यता है और किसी कारण से अपराध श्रेणियों का है। अपराध श्रेणियों में अगर उनको अपराध के लिए किसी कोर्ट के अंदर उनको दोषी सिद्ध कर दिया है तो उनके लिए प्रावधान है। सिर्फ केस कर देने से आदमी अपात्र माना नहीं जाएगा। तो जैसे जैसे उसको चुनाव अपने न्यायालय है वो उसको अपात्र घोषित करेगा और उसको है वो सजा अब तक सजा घोषित हो जाएगी, उसी समय से उसकी अपात्रता है वो शुरू हो जाती है। जी सर, एक प्रश्न जो जनता की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि
अगर कोई सरकारी नौकरी करने के लिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए अधिकतर पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है कि आपके ऊपर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा तो नहीं लंबित है, लेकिन चुनाव के लिए ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति जो जेल में बंद हैं वे भी एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। तो इसके लिए ये कहेंगे कि भाई सरकारी सेवा है वो एक तरह से लोगों के इस काम करने के लिए उनका है, वो एक तरह से शुचिता, जो काम करने की शुचिता बनी रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले कहा है कि सिर्फ दोष सिद्ध हो जाने से, मतलब किसी प्रकार का लग जाने से, केस लग जाने से उसके आपके व्यक्तित्व पे असर नहीं आता है। जब तक कि उसका निर्धारण नहीं होता है, कोर्ट उसको आपको दोषी सिद्ध नहीं करती है, तब तक आप पे इस पर कोई वो नहीं आता है। पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है तो वो इसलिए मांगा जाता है कि क्योंकि वो जब सरकारी सेवा में आएगा तो एक निश्चित मतलब 60 साल तक की उसकी बाध्यता है, वो 60 साल तक अपनी सेवा करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसके व्यवहार में शुचिता बनी रहनी चाहिए। इस कारण से एक सरकारी सेवा सरकारी कार्मिक रहते हैं, उसके व्यवहार में शुचिता का निर्धारण कराने के लिए इस वेरिफिकेशन की जाती है। बट प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जो जन नेता होते हैं उनसे अपेक्षा तो ये होती है कि वो जनता के कामों को आगे बढ़ाए। ठीक है, कभी हो सकता है कि इस कामों को सही करवाने के लिए तरीके से कोई आंदोलन कर रहा है, कोई और किसी कर रहा है, तो वो उनके लिए गलत नहीं है, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके हक की मांग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अगर किसी प्रकार का कोई आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी प्रकार का विरोध हो रहा है, अगर वो जायज है तो वो उनका हक है। इसलिए इस कामों को है वो उनके अपात्रता के अंदर नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का। इसलिए बस ये जरूर जगह था कि उनकी शुचिता बनी रहे, और जब तक कोर्ट सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक वो एक नेता के रूप में अपना पात्रता रखता है। जी सर, मैं सीईओ साहब से जानना चाहूँगी कि शिक्षा से संबंधित योग्यता जो एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसे कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए पात्रता के अंतर्गत अनदेखा कर दिया गया है सर। जैसे कि आप हैं, आप लोग एक उच्च शिक्षित है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर, आप सभी की योग्यताएं बहुत हाईली होती हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े होते हैं वे संसद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा से संबंधित योग्यताएं बहुत न्यूनतम रखी जाती हैं, जबकि वे कानून बनाते हैं, हम उन्हें अप्लाई करते हैं। तो 10वीं पास, 5वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास, लेकिन आप लोग जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं और उनके नियमों को आप लोगों को पालन करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों की जो योग्यताएं इतनी हाईली होती हैं कि हम कितने ही मतलब 20-20 घंटे पढ़कर हम यहाँ पहुँचते हैं। और सर नहीं, ऐसा कोई सत्य नहीं है, ना कोई किसी तथ्यों पे आधारित है। भारत में कई सारे ऐसे विद्वान हमारे बड़े बड़े पदों पर, मंत्री और भारत सरकार में, राज्य सरकार में और कई संवैधानिक अन्य संस्थाएं होती है, तो उनमें काफ़ी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और देश को दिशा भी दी है, विकास को दिशा भी दी है। देखिए, सेवा जो है ये, या फिर जनता क्या चाहती है और जनता के हित में क्या है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा का कोई महत्व है। भारत में अभी मुझे नहीं किसी भी तरह की शिक्षा का कोई प्रावधान ऐसे कानूनों में है नहीं। एक आम व्यक्ति भी अपना जो है एक सोच रखता है हित के प्रति। अगर वो कोई व्यक्ति एक्टिव है और उसमें जनहित की भावना है, तो वो अपने आप को जो है कैंडिडेट के रूप में कर सकता है इलेक्शन के टाइम में खड़ा अपने स्वयं को। और अगर जनता उनको मत देती है, बहुमत उनके साथ में है, तो ये माना जाएगा कि जनता ने उनको चयन किया है। और ऐसा कहीं नहीं है कि शिक्षा से ही मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क आता हो। हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग के तहत चुनाव हो, चाहे भारत निर्वाचन आयोग के तहत चुनाव हो, उनमें शिक्षा की वाकई ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है। और मैं नहीं मानता कि ये सब एक विधान बनाने वालों का कार्य है और संविधान से प्रदत्त ये एक्ट बने हुए हैं। तो एक्ट में जो है, जो भी है अभी प्रोविजंस है, वो जब तक जनहित में रहेंगे तब तक उनमें बदलाव की कोई गुंजाइश भी नहीं है। और ये सब सरकार का विषय है, सदनों का विषय है। जी सर, बिल्कुल। मैं श्रीमान से जानना चाहूँगी कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है,
उसके अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया कैसे संचालित होती है? उसमें 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंदर 4 प्रकार के चुनावों को करने का विधान रखा है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद। तो लोकसभा के तो राज्यसभा विधानसभा के जो चुनाव हैं वो सीधे जनता से चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में उनका वहाँ पे प्रतिनिधित्व होता है। तो बाकायदा है वो जनता के बीच में जाकर के उनके मतों के आधार पर उनकी विजयीता को घोषित किया जाकर उनका लोकसभा में और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। और राज्यसभा में के अंदर होता है वो एक तरह से प्रबुद्ध जनों का प्रतिनिधित्व होता है उसके अंदर, जिसको कह सकते हैं कि कोई है तो अपनी क्षेत्र के अंदर विशेष पात्रता रखने वाला होता है, चाहे वो राज्य क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, तो उसका वहाँ भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह से वो राज्यों का विधान परिषद होता है, तो उसमें भी मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका चयन है वो उसी विधानसभा के लोग सदस्य ग्रहण करते हैं और वहाँ की सरकार करती है। तो उनका चयन है वो 2 प्रत्यक्ष रूप से और 2 उधर से अप्रत्यक्ष रूप से है वो उनका चयन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा परिषद में होता है। जी सर, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कोई मतलब जैसे जो लोकसभा के, राज्यसभा के और असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान है? नहीं, अभी नहीं है। जी सर। और जो व्यक्ति अगर अपराधी है तो क्या वह पंचायती चुनाव या अन्य चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, पंचायती राज एक्ट में और आपका जो आरपी एक्ट है 1951, इनमें प्रोविजंस दे रखी हैं अलग अलग। अब अपराधी की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना? अपराधी का मतलब ये होता है कि विभिन्न भारत में कितनी विधियाँ बनी हुई हैं। आप जब एक्साइज एंड कस्टम्स में जाएंगे उनकी अलग विधियाँ हैं। जब लिकर के बारे में आबकारी अधिनियम अलग से बना हुआ है, सहकारिता विभाग का सहकारी अधिनियम अलग बना हुआ है, सभी काफ़ी सारे एक्ट बने हुए हैं। तो एक्ट में उस एक्ट पे डिपेंड करता है कि जैसे पंचायती राज एक्ट है तो उसमें प्रोविजंस दे रखे हैं कि कौन योग्य होगा लड़ने के लिए, कौन अयोग्य होगा, किसका नाम मतदाता सूची में हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, और उसकी नियोगिताएँ क्या क्या है। जैसे हमारे यहाँ पर पंचायती राज संस्था में अगर कोई वार्ड मेंबर के लिए चुनाव लड़ना चाहता है या मेंबर के लिए, चाहे वो जिला परिषद का मेंबर बने, चाहे पंचायत समिति का, चाहे पंचायत का, या फिर उसका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, उसके लिए नियोगिताएँ तय कर रखी है। वो इवन मतलब जो है वो स्वयं या उसके परिवार के सदस्य उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं ले सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते उस संस्थान में, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए पंचायत की भूमि पर। अपराध में भी है कि 6 महीने से ज़्यादा की अगर किसी को सज़ा हो गई वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे अपराध जिनमें उनके अगेंस्ट कोई केस दर्ज हो गया और केस दर्ज होने के बाद में उसमें जो धाराएं दर्ज की गई है उन धाराओं में अगर 3 साल से अधिक की सज़ा के प्रोविजंस हैं तो नहीं लड़ सकते हैं, और उसमें बशर्ते कि उनको 4 सुना दिए गए हों। और इस तरह की अलग अलग कंडीशन है। जैसे आरपी एक्ट है आपका, जैसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जहाँ सबसे महत्वपूर्ण है और निर्वाचन होता है। आरपी एक्ट में सेक्शन है आपका 51 में 6, 7, 8, 9, तो ये बताते हैं कि क्या कौन कौन निर्वाचन नहीं लड़ पाएगा, क्या क्या नियोगिता है। इसके अलावा हमारा जो पुराना इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता जो भी है, उसमें भी प्रोविजंस कर रखे हैं। कैसे कोई ब्राइबरी देता है, कोई प्रलोभित करके वोट लेने की कोशिश करता है, उसमें भी उनके प्रावधान है। खर्चे की लिमिट्स बना रखी है, विधानसभा के लिए अलग बना रखी है कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक कैंडिडेट अपने चुनाव में कितना खर्चा कर सकेगा, सभी तरह का। लोकसभा उम्मीदवार है तो वो कितना खर्चे का लिमिट बना रखी है। उससे ऊपर भी अगर खर्चा कर देते हैं अकाउंट्स में आता है तो भी नियोग्य हो जाते हैं। तो कई सारी बना रखी है योग्यताएं, नियोग्यताएं, तो काफ़ी है इसमें। इस तरह की चीज़ें हैं कि आप ज़रूरी नहीं कि आप वोटर हैं तो इलेक्शन लड़ ही सकें। सर, क्या दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ भारतीय नागरिकता वाले। जी सर। सर, चुनाव में नामांकन की क्या प्रक्रिया रहती है? चुनाव में नामांकन एक समयबद्ध पद्धति है कि सबसे पहले चुनाव की अधिसूचना घोषित होती है। अधिसूचना घोषित हो जाने के बाद में एक टाइम बाउंड होता है जिसके अंदर है वो जो भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है उसका है वो उनसे आवेदन मांगे जाते हैं। उन आवेदनों के मांगे जाने के उपरांत है वो उनका है वो छंटनी होती है, और उसके बीच में
उनके पास में अगर वो एक टाइम बाउंड होता है कि इस तारीख के बीच में आपको है वो अपना नामांकन सबमिट करना है। एक वो भी प्रोविजन होता है कि अगर वो चाहता है कि मुझे अपना नामांकन वापस लेना है तो उसकी भी समय सीमा होती है जो 2 दिन होती है। उसके बाद में उनका है वो आवेदनों का छटनी होती है कि भाई कोई पात्रता है नहीं है, कोई किसी का कोई केस है नहीं है, किसी भी में क्या है, और उसके बाद में उनके तो नामों का है वो निर्धारण होता है। जी। नाम निर्धारित हो जाने के बाद में उसमें किसी भी का कोई संशोधन नहीं हो सकता है। जी सर, एक बार नामांकन पत्र भर देने के बाद उसके खारिज होने के क्या कारण हो सकते हैं? किन आधारों पर उनको खारिज किया जा सकता है? उसमें जैसे कि आपको बताया कि एक तो होता है कि वो शपथ पत्र देते हैं। हाँ। कि भाई है तो मेरे पास में ये मेरे ये केसेस चल रहे हैं, ये दीवानी चल रही है, फौजदारी केस चल रहा है, जी। तो उसका वो उसके आधार पे देख लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें अपराध है तो क्या वो दोष सिद्ध हो चुका है। जैसे कि आपको कहा है कि दोष सिद्ध हो गया तो उसको अपात्र माना जाता है। हाँ। आयु संबंधित है, अगर उसकी आयु है वो न्यूनतम है, अधिकतम का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु से है तो वो उसका रिजेक्ट होने का प्रावधान है। और कभी अगर किसी चुनाव के अंदर अपात्र घोषित कर दिया गया हो तो उस पहले चुनाव से लेकर के दूसरे चुनाव लड़ने तक अगर पात्र घोषित होता है तो जो भी उनकी आयु निर्धारित समय सीमा होती है जो अधिकतम 6 वर्ष तक की होती है, उस 6 वर्ष के दौरान अगर उसने फिर से अपना आवेदन किया होता तो वो भी उसको अपात्रता की श्रेणी में आता है। जी सर। और सर कोई उम्मीदवार अगर गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जो शपथ पत्र देता है हाँ। उसको शुरुआती तौर पे उसके दिए गई जानकारी को हम गलत नहीं सिद्ध कर सकते हैं। जी सर। है ना, अगर वो बाद में किसी प्रकार सिद्ध हो जाती है, हाँ। कि किसी ने कहा कि भी मेरी 2 संतानें हैं, हाँ। और उसके 3 संतानें निकल गई, जो हमारे हाँ। 2 संतानों का प्रावधान तो हमारे पंचायती राज में शायद है, बाकी कहीं ऐसी नहीं है। बट ऐसी कोई जानकारी गलत तरीके से देता है कि भी मेरे पास में कोई केस वो नहीं, मेरे पास कोई अपराध सिद्ध घोषित नहीं हुआ हो, या मेरा दूसरा को भी मेरे को भी किसी चुनाव के अंदर योग्य घोषित नहीं हुआ हूँ, इस प्रकार कोई अगर गलत जानकारी देता है तो तत्समय तो हम उसको है वो वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाद में इस आरोप आता है और उसको फिर अगर वेरीफाई हो जाता है तो उसका है वो स्वतः है उसकी विधायी का है जो भी जिस पे भी चुनाव गया होता है वो निरस्त हो जाता है। जी सर। सर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की क्या प्रक्रिया है? वोटर लिस्ट में नाम किसके संदर्भ में? पंचायती राज एक्ट या रिप्रेजेंटेशन पेपर्स? उसमें बिल्कुल सर। देखिए, मतदाता सूची जो है वो किसी भी निर्वाचन का आधार होता है। हाँ। ठीक है ना, बिना मतदाता कोई निर्वाचन नहीं होता है। जी। ठीक है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इसने बताया है कि ठीक है ना कि जो सर्कल्स बनने हुए हैं उसमें कौन मतदाता होगा। जी। तो उसमें 3-4 कंडीशन मोटे तौर पे है। मतदाता होने में बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल सा कोई इतनी प्रक्रिया नहीं है। केवल ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो सकता। वो 18 साल अथवा उससे अधिक की उम्र का होना चाहिए, अर्थात 18 से कम उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। और अपर एज कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, वो ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। घोषित दिवालिया, जो कोर्ट से घोषित दिवालिया है, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो सकता। और एक विकृत चित्त व्यक्ति है क्योंकि उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती तो इसलिए वो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो सकता। और लास्ट कंडीशन है कि वो जहाँ उसका नाम जोड़ा जा रहा है मतदाता सूची में वहाँ पे फौरी तौर पे निवास करता हो, अर्थात रात्रि विश्राम करता हो, शाम का भोजन वहाँ लेता हो, वहाँ नाम उसका जुड़ सकता है। वो किसी भी अन्य स्टेट का व्यक्ति है, यहाँ रह रहा है राजस्थान में, तो राजस्थान की विधानसभा की मतदाता सूची में जहाँ निवास कर रहा है अगर वो रुक रहा है, वहाँ रात्रि भोजन लेता है, निवास बना रखा है, यहाँ पे नाम जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये तो मुख्य रूप से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है। अब आरपी एक्ट के तहत एक फॉर्म 6 आता है, वो हमारा जो ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर्स बना रखे हैं हमने। जैसे एक विधानसभा है तो उसको वापस फिर अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि आपके एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 3 लाख वोटर है तो 3 लाख वोटर एक साथ में जाके किसी एक जगह पे वोट तो नहीं डाल सकते, तो इसके लिए अलग अलग भाग बना रखे हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी निर्वाचन आयोग का ये है कि 1400 ज़्यादा मतदाता किसी भी बूथ में होते नहीं है मतदान केंद्र में, तो उसके आधार पे हमने मतदान केंद्र अलग अलग बना रखे हैं। किसी विधानसभा में 250 मतदान केंद्र होते, किसी में 300, किसी में 350 भी है, डिपेंड्स। तो मतदान केंद्र में उस विधानसभा को या लोकसभा को मतदान केंद्र में पुनः डिवाइड कर दिया जाता है। उस मतदान केंद्र पे आने वाले मतदाता की सूची भागवार होती है, क्षेत्रवार। जैसे मोहल्ला है, ये फला मोहल्ला है, ये फला मोहल्ला है, फला मोहल्ला, उनके अलग अलग वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। हमारी जो मतदाता सूची है वो पहले केवल
नाम हुआ करते थे उसमें अब फोटोयुक्त मतदाता सूची है, अर्थात हमारा जो मतदान दल जाता है वो उसमें फ़ोटो का भी मिलान कर सकता है कि वोटर का जो आया है वोट देने के लिए वो फेक वोटर तो नहीं है या अन्यथा अपने को मिस पर्सोनेशन तो नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच भी हो सकती है। तो हमारा BLO जो है वो फॉर्म 6 लेकर के जाता है जब हमारा एक्सक्लूसिव 2-3 तरह के हमारे जो है वोटर लिस्ट बनने के लिए अभियान चलते हैं। तो वो ऐसा अभियान भी आता है साल में एक बार जिसमें वो घर घर जाता है और जो मृतक है उनके प्रति ऑब्जेक्शन लेके मतदाता सूची से नाम हटाते हैं। फॉर्म 6 ऐसे मतदाता जो अपना नाम जुड़ाना चाह रहे हो, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि 18 साल का है तो ही वो अपना फॉर्म दे पाएगा, कोई 35 साल का, कोई 55 साल का, कोई एज बाध्यता नहीं है, 18 से अधिक का होना चाहिए और वो लगता है उसको कि मेरा इस मतदान केंद्र पे अभी नाम होना चाहिए क्योंकि मैं फौरी तौर पे यहाँ निवास करना हूँ और मैं पात्रताएं रखता हूँ, तो वो फॉर्म 6 भर के BLO को देते हैं। आजकल हमारा प्रक्रिया भी पूरी ऑनलाइन है ये, और उसी प्रक्रिया से जो है फिर ERO जो होते हैं, BLO की रिपोर्टिंग होती है, सुपरवाइजर की होती है, AERO की होती है जो सामान्यतः तहसीलदार होते हैं हमारे, और उसके बाद में SDMs जो ERO होते हैं वो उसको फाइनलाइज करते हैं। ही हैज़ टू टेक फाइनल डिसीजन कि वेदर हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट और नॉट। ठीक है ना, तो ये प्रक्रियाएं हैं। और अगर कोई किसी को लगता है कि मेरा नाम गलत काटा गया है तो वो अपील करने के प्रावधान भी है कि अपील हायर अथॉरिटी को कर सकते हैं कि साहब मेरा ERO ने गलत डिसाइड किया, उस पर डिसीजन लेके पुनः नाम जोड़ने का भी उसका आदेश दिया जा सकता है। तो ये हमारी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है। जी सर। और सर अगर कोई व्यक्ति अपने मतदाता कार्ड में कोई गलती पाए तो उसके संशोधन की क्या? बिल्कुल, संशोधन के लिए फॉर्म है, उसके लिए फॉर्म है, भर के देना होता है। किसी को लगता है कि मेरी आयु 25 साल और 52 लिख दिया है, 28 लिख दिया है, मेरे पिताजी के नाम में करेक्शन चाहिए, मेरे खुद के नाम में करेक्शन चाहिए, मेल की जगह फीमेल लिख दिया है, फीमेल की जगह मेल लिख दिया है, दीज आर द टाइपिंग एरर्स हो सकती है, तो उसको संशोधित कराने के लिए अलग से फॉर्म है। हमारे फॉर्म नंबर 7 भी होते हैं, फॉर्म नंबर 8 भी होते हैं, 6A भी है, 8A भी है, इस तरह के फॉर्म्स है, डिफरेंट 5 तरह के फॉर्म्स है। उसके आधार पे वो शुद्धियाँ भी करा सकते हैं, नाम हटवा भी सकते हैं, जुड़वा भी सकते हैं। एक मतदान केंद्र से उसको लगता है कि उसका गलत मतदान केंद्र में नाम जुड़ गया, पड़ोसी मतदान केंद्र में होना चाहिए, तो वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं ना। जी सर। सर वोटिंग के दिन सरकारी तंत्र निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित करते हैं? वोटिंग के दिन वो चुनाव प्रक्रिया को शुचिता बनाए रखने के लिए, शुद्ध निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो मतदाताओं के बीच में इस बात का है वो मानसिकता लाई जाती है कि उनका जो भी चुनाव किया जाना है वो पूरी तरह से निडर होकर करना है। उसमें किसी प्रकार का कोई उनके वोटर पे वोटिंग देने के लिए ना तो किसी प्रकार कोई प्रेशर होना चाहिए, तो कुछ नहीं। तो चुनाव के घोषणा से जिस तारीख की चुनाव होती हैं उसके पहले भी 48 घंटे तक उसके पहले चुनाव प्रचार बंद कर देते हैं। अच्छा। ताकि उनके मतदाताओं के दिमाग में उनको किस तरफ उनका अपना मतदान देना है, वो उनके पहले जो भी गतिविधियां होंगी, सभाएं हुई होंगी या उनके घर घर संपर्क भी हुआ होगा, तो वो अपनी मानसिकता से बना देते हैं। 48 घंटे के पहले सारे चुनाव प्रचार उनको बंद कर दिए जाते हैं। साथ ही अगर कहीं पर भी ऐसा है कि कहीं लीकर बेचने की शिकायत आ सकती है कि चुनाव के दिन शराब पैसा बांटने के आधार पे उनको है वो प्रभावित कर सकते हैं, तो उसको भी है तो 48 घंटे के पहले उसको है वो जो भी शराब की दुकानें हैं उनको है वो बंद कर देते हैं, ब्लैक डे घोषित कर देते हैं। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन ब्लैक डे हो जाता है। तो वो भी इस कारण से भी वो मतदाता है वो प्रलोभन में आकर के नहीं कर सकते। ये तो हो गया चुनाव के दिन के पूर्व की घटना है। और जिस दिन चुनाव होता है वो निर्बाध रूप से एक तरह से राजा की तरह चुनाव मतदान लोकतंत्र में मतदाता होता है वो राजा होता है। तो उसको है वो हम चुनाव का जो परिक्षेत्र है उसको है वो 100 मीटर 200 मीटर के अंदर दायरे में ले करके उस 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में किसी भी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए, न तो है तो किसी का वो काउंटर होना चाहिए ना कुछ नहीं, ताकि वो प्रभाव में नहीं आ जाए कि मुझे इसने ऐसा प्रभाव कर दिया या कोई और। तो वो सब चीज़ें उस जाने से पहले मतदाता अपना मतदान केंद्र में जाता है तो उसके पहले तक उसके 100-200 मीटर दूरी में उसके किसी प्रकार कोई भी पार्टी का कोई सिंबल उसमें नहीं होता है। और केंद्र भी जाता है चुनाव कराता है तो बाकायदा वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी रहती है। जहाँ पे वर्बल को कोई पहले से किसी कारण से कोई घटना हुई होगी तो वहाँ पे वो फोर्स CRPF आते हैं और दूसरी भी आते हैं तो उनकी भी रहती है। तो पूरी तरह से उनको भी मतदान भी सिक्योर होता है, किसी भी प्रकार के
बल प्रयोग का वहाँ पे मतलब किसी प्रकार का दबाव आकर के या बूथ कैप्चरिंग वाली घटना यहाँ पे न्यून से न्यून होती है, जी। तो वो जो भी चुनाव अपने मतदाता होता है वो पूरी निडरता के साथ उसका कर सकता है। जी और दूसरा है उसका निष्पक्षता के लिए उसका काउंटर जाता है, जहाँ काउंटर जाता है उसमें सिर्फ उसी व्यक्ति को ही, जो मतदान करता है उसी व्यक्ति को ही जाने की परमिशन होती है इस बॉक्स के अंदर, चाहे वो अपंग भी क्यों ना हो। अपंग होगा तो भी सहारा लेकर के उसको वो वोटिंग मशीन के पास ले जाएंगे, लेकिन जो लेके जा रहा है वो भी थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, ताकि वो खुद अपने मन से अपनी इच्छा से जो भी चाहे चुनाव वो कर सकता है। तो ये सब चीज़ें वो सबको मतदाताओं को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रयास करते हैं। जी सर, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो मतदाता होते हैं वे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं कि तो उसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि 100% मतदान हो, और जैसे और कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे इन जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से एक भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना है। इस स्थिति में तो उसके लिए सरकार ने अभी बहुत अच्छा प्रयास किया, पहले ऐसे नहीं था। अभी जो भी चुनाव के अंदर बहुत अभी पिछले लगभग 8-2-4 जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें नोटा का प्रयोग आता है। हाँ, जी सर। तो उसको लगता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, हाँ, तो नोटा दबा दे, ताकि उसका है वो ऐसा भी नहीं हो कि उसने उस वोट का मतलब है तो मुझे वोट नहीं देना है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं बूथ पे नहीं जाऊँ, हाँ, और मैं बूथ पे गया तो मैं नोटा दबा के आ जाऊँ। तो मैं गया तो मेरा टैली हो जाएगी कि हाँ ये आ गया, तो इसका वोट डल दिया, चाहे वो किसी को भी दिया, नोटा को दिया, किसी पार्टी को दिया, किसी भी कैंडिडेट को दिया। जी सर। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो हो सकता है कि मेरे उस नहीं जाने का कोई फायदा दूसरा कोई उठा करके उसको गलत तरीके से दे दे, हाँ, ये भी संभव है। तो इस स्थिति में अगर जाता है आदमी तो नोटा दबा दे, तो नोटा दबा करके आ जाए, लेकिन उसका असर चुनाव के अंदर निर्वाचन घोषणा उम्मीदवार घोषणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर 100 वोटर से उसमें से अगर किसी ने 97 नोटा पड़ गए और 3 वोट पड़े हैं, तो 3 वोट के आधार पर भी चुनाव कैंडिडेट की विजेता की घोषणा होगी। उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नोटा ज्यादा पड़ गया तो चुनाव कैंसिल कर लिए जाएं, या कोई ऐसा नहीं हो, कोई प्रावधान नहीं है। जी सर। सर, पर फिर भी नोटा का प्रयोग करके जो जनता है वे अपनी यह भावना सरकार तक ले जा सकती है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से कोई भी हमारे प्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। हाँ, ये उनकी मानसिकता हो सकती है भाई, जी। लेकिन एक स्पष्ट संदेश है कि हम जो भी उम्मीदवार खड़े आए अपने, चाहे वो हो सकता है पार्टी के होंगे, चाहे वो व्यक्ति से भी होंगे, जी। तो उनको लगना चाहिए कि हमारा जो भी उम्मीदवार है वो एक तरह से हमारे होने लायक होना चाहिए, है ना, हमें पे थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। ये उनकी मानसिकता, एक संदेश देने के लिए वो इस तरह से ज़्यादा नोटा का प्रयोग हो सकता है। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, मैं आरजे नेहा रेडियो 9 के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहूँगी कि जब कभी भी आप मतदान करने केंद्र पर जाएं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, अगर आप उनमें से किसी को भी वोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप जाएं जरूर, चाहे आप नोटा का बटन दबाएं, लेकिन एक बार ऐसा ना करें आप कि आप वोट देने ही ना जाएं। आप पूरी कोशिश करें कि चाहे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं आप उनमें से किसी को भी नहीं चुनना चाहते, लेकिन एक बार मतदान केंद्र पर जाकर नोटा का बटन दबाकर कम से कम हम सरकार तक यह संदेश हमारा पहुंचा पाए कि जो भी उम्मीदवार खड़े हैं हम उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं। तो जब भी मतदान हो आप मतदान केंद्र जरूर जाएं। सीईओ साहब से मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहूँगी, क्या कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा जगह वोटर कार्ड बनवा ले तो इसकी क्या सज़ा होती है? क्या बनवाया जा सकता है एक से अधिक जगह का वोटर कार्ड? नहीं, सज़ा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अभी मतदाता सूची में एक से ज़्यादा जगह पे कहीं नाम दर्ज करा लिया है, तो मेरा ये मानना है कि ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की कमी है, क्योंकि अगर किसी का किसी पर्टिकुलर जगह पर मतदाता सूची में, चाहे वो पंचायती राज की हो, चाहे हमारे लोकसभा विधानसभा और अन्य किसी सदन की हो, अगर वो वोटर कहीं रजिस्टर्ड है और उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया कि मेरा नाम अब हटा दिया जाए क्योंकि मैं अब अस्थायी तौर पे यहाँ निवास नहीं करता हूँ, तो हमारा BLO जो है उसका हर 3 महीने में आजकल हमारा अपडेशन होता है वोटर लिस्ट। तो BLO जब डोर टू डोर या तो वो जो है वेरिफिकेशन करता है, या फिर वो BLO का, क्योंकि वो होल्डर ऑफ द वोटर लिस्ट है, और एक मतदाता सूची में मुश्किल से 18 साल से अधिक के लोगों के नाम होते हैं, और 1500-1400 ज़्यादा नाम है नहीं, और काफ़ी ज़्यादातर मोटे तौर पे 1100 से 1200 वोटर ही है हमारे एक बूथ में। तो BLO को लगभग पूर्ण जानकारी होती है, वो वहाँ का लोकल जो है सरकारी लोक सेवक होता है, तो उसको जानकारी होती है कि कौन व्यक्ति ने अभी इस जगह को छोड़ दिया है। सो उनको स्वतः जो है नाम हटाने का फॉर्म भर के उनको अधिकार है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम पृथक कर दे।
अब 2 जगह अगर नाम हो गया है तो जब तक कि अभी चल रहा है हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है कि उसको आधार से भी पहले एक बार आधार नंबर की डिटेल्स भी कलेक्ट की थी, तो कभी अगर इसको आधार से सीडेड किया जाता है तो ये संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाएगी कि पूरे देश में भी कोई अन्य जगह पे रजिस्टर्ड है। लेकिन वर्तमान में जो है कोई अगर किसी जगह अन्य जगह पर रजिस्टर्ड है तो ऐसा कोई उसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई चुनाव लड़ता है और वो अपना डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरा नाम मतदाता सूची में इस जगह पर है, अन्य जगह नहीं है, और उसका अन्य जगह कहीं पर नाम पाया जाता है, तो उसमें निर्वाचन नियम और वो चयनित हो जाते हैं तो उसमें निर्वाचन नियमों के तहत कुछ कार्रवाई के प्रावधान है। अन्यथा ऐसे वोटर के नाम वैसे होने नहीं चाहिए 2 जगह, क्योंकि आजकल हमारा जो है ना पूरा AI से कनेक्ट कर रखा है सिस्टम। तो सिमिलर नेम्स की एंट्री अगर आपके यहाँ पे जैसे आपका नाम नेहा है, आगे वाट एवर सरनेम है और एज है, फीमेल है, और वही डिटेल्स और किसी विधानसभा में माना कि श्री गंगानगर में भी सेम टाइप की आ रही है तो वो लिस्टेड हो जाती है और हमें चयन करना होता है संबंधित ERO को किसी एक को कि वर्तमान में ये यहाँ निवास कर रहे हैं, ये वो क्या हो जाता है, वहाँ का हट जाता है। इस तरह की प्रक्रियाएँ, इसलिए अब पॉसिबिलिटी है नहीं है कि किसी एक मतदाता का नाम जो है अन्य जगह हो। इवन फोटो भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये फोटो है, चाहे एक नाम कुछ भी होगा, जी लेकिन फोटो जो है वो सिमिलर लग रहा है कि आप दोनों का एक जैसा फोटो दिख रहा है, जी तो भी वो आएगा और उसमें फिर फाइनल करना पड़ेगा कि भाई वास्तव में कौन मतदाता है, सही है उस फोटो के हिसाब से। DSEs बोलते हैं उनको, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज। तो 5-7 तरह की है, वो हमारा लिस्टेड हो जाती है उसमें अपने आप, सॉफ्टवेयर जनरेटेड है सब चीज़ें, और इसलिए ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट है इस वक्त। लिस्ट जो है ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। सर, क्या मतदान न करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर डालता है? बिल्कुल डालता है। देखिए, अब जब आप मतदान, जैसे मतदान आप सुनते ही हैं कि चुनाव होते हैं, कहीं पे 60% वोटिंग हो रही है, कहीं 50% वोटिंग हो रही है, कहीं 75, 78%, 80% भी होती है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो सीधा सा है कि अगर कहीं 3 या 4, 5 कैंडिडेट हैं और वो 60% वोटिंग ही हुई है और उसमें से भी जो वोट जीतने वाला कैंडिडेट है वो 25% वोट ला रहा और जीत गया है, ठीक है ना। तो अगर सभी मतदाता वोट करते, 100% वोट करते, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो जीता है वो कैंडिडेट जीतता। तो बिल्कुल ये मैं तो मानता हूँ कि अगर मतदान प्रतिशत कम रहता है तो ये संभावना ज़्यादा है कि आपको जो है जो समस्त वहाँ के वोटर्स चाहते हैं उस तरह का कैंडिडेट नहीं भी मिले। जी, मैं एडीएम साहब से पूछना चाहूँगी कि चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता है तो उसमें आपके क्या अधिकार हैं? सबसे पहले तो उसमें जो अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, चाहे वो गलत तरीके से फर्जी मतदान कराने का हो या बूथ कैप्चरिंग का हो, तो उसके लिए हमारे पास में पीठासीन अधिकारी जो पे होता है, PO जिसको भी बोलते हैं, वो रिपोर्टिंग करता है। वो रिपोर्ट करता है कि भाई इस प्रकार की गड़बड़ी यहाँ पे पाई गई, या तो हो सकता है कि वोटर लिस्ट गलत तरीके से उनके हाथ में लग गई हो, या वो किसी कारण से किसी पार्टी विशेष ने या किसी पावरमैन ने उसको यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग कर लिया और सभी गलत तरीके से वोटिंग कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास में आते हैं, तो उसकी है तो जांच पड़ताल के बाद में उसको वहाँ पे प्रतिबंधित कर देते हैं। जी सर। एडीएम सर, आप हमें एक बात बताएं कि यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में चयनित होकर आ जाता है, उसके बाद अगर कभी वह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं तो उनको हटाने की क्या कोई प्रक्रिया है, या वे 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं तो 5 साल से पहले उन्हें नहीं हटाया जा सकता? एक बार अगर जो कोई जनप्रतिनिधिगण चुन लिया जाता है तो उसकी निर्योग्यता है वो सिर्फ, जैसे मैंने आपको कहा है कि उसे किसी विधान से हटाना है, चाहे वो संसद से हो, विधानसभा से हो, तो उसका आधार है कि उसका पे उसमें ऐसा कोई केस जो लग गया, हो सकता है कि भाई अभी हमारे जैसे हुआ था, हमारे 2002 के अंदर एक ERO को है वो एक कैंडिडेट ने उस पर तो बंदूक तान दी थी, तो उस पर कवललाल मीणा करके, तो उसका केस चला, वो चुन लिए गए थे, लेकिन उन पे केस चला और उनका केस है वो दोषी सिद्ध हो गया तो उनको विधायकी छोड़नी पड़ी। बाकी ऐसा कोई आधार नहीं होता कि अगर कोई जनता के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो उसको वो हटा दिया जाए। ये उनको, जनता को अगली बार 5 साल के बाद उनको दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो जो उनको अपना बदला ले लेगी वो। सर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी हटाया जा सकता है, उन्हें भी हटाने के कोई प्रावधान है, लेकिन सेम की विधायक है या जो इन्हें नहीं है।
मतलब इसको अविश्वास प्रस्ताव कह सकते हैं। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव के आधार प्रस्ताव के पे, द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव जी, के आधार बिल्कुल। पे वो तो संसद में, प्रधानमंत्री और संसद में जी, होता है, विधानसभा में होता है। जी, लेकिन और विधायकों के लिए या विधायकों के या लिए जो ऐसा अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए है ऐसा ना, कोई नहीं। प्रावधान नहीं। जी सर, तो इस स्थिति में सर आपको कोई संशोधन की आवश्यकता लगती है सर? हाँ, पर बट फिर एक भी for मतदाता के रूप में knowledge, अगर सर, करना कि- चाहो, हाँ, मतदाता के रूप में करना चाहो तो ऐसा प्रावधान अगर होता है तो अच्छा है। हाँ कि बिल्कुल सर। बीच बीच में जो है डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, जनता है, संगठन है, जो स्वयंसेवी संगठन है, उनसे जी। मांग जरूर आती है कि राइट टू रिकॉल होना हाँ, चाहिए, हाँ। जी, और उस पे विचार भी चलता है, लेकिन हाँ। अभी तक इस तरह का कोई विधान है नहीं है। अगर ये कोई विधायक बन गए हैं तो उसको रिकॉल नहीं किया जा सकता, सांसद बन गए रिकॉल नहीं किया जा सकता। पंचायती राज एक्ट में जो है, राजस्थान का पंचायती राज एक्ट है, उसमें कुछ प्रोविजंस इस तरह के हैं कि जैसे ये कोई वार्ड मेंबर है या सदस्य होते हैं, वो अगर लगातार पंचायत की, जिस लेवल की पंचायत है, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे जिला परिषद है, चाहे हमारी ग्राम पंचायत है, जी सर, उसका वार्ड पंच है अथवा सरपंच है, वो अगर लगातार 3 बैठकों में जी सर, अनुपस्थित रहता है तो वो हटा हुआ समझा जाता है। अगर हमारे पास में प्रक्रिया बन के आ जाती है कि ये सब, ये 3 बैठकें हैं, इनमें अनुपस्थित रहे हैं, तो वो सीट रिक्त घोषित करने के प्रावधान है। केवल होना चाहिए उनको सीरियस कि वो हर सभा में जाएं, हर बैठक में जाएं, और नहीं जाते हैं तो उनको हटाने के प्रावधान है पंचायती राज एक्ट में। इस तरह से दूसरे एक्ट में भी हो सकता है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसमें अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राइट टू रिकॉल हो। मैं एडीएम साहब से जानना चाहूंगी कि यह जो अधिनियम है वह आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से किस प्रकार से लागू करता है? जी तो ये सभी जो प्रक्रिया है वो एक आदर्श आचार संहिता के अंदर ही आती है कि हम एक जनप्रतिनिधि जाए तो जनता के बीच में जाए, तो उसमें इस प्रकार का वो दुष्प्रचार नहीं हो कि मैं ऐसा जो भी घोषणा जरूर कर सकता है, लेकिन वो प्रलोभन दे करके या हो जाएगा कि मैं ऐसा करवा दूंगा, वो करा दूंगा, ये हो जाएगा, तो वो सब शुचिता बनाए रखने के जो निर्देश होते हैं वो कुछ आरपी एक्ट में प्रावधान रखे हुए हैं। तो जी सर। थोड़ा बहुत उसको कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि को कमांड के रूप में रखने के लिए आदर्श आचार संहिता वहाँ पे लागू होती है, तो वो कंट्रोल रहता है उनका। और सर जो व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं? उसके लिए जी, तो सत्ताधारी सरकार के जो भी कार्य होते हैं जिन वो नई घोषणाएं नहीं कर सकते, हाँ, तो उसमें उन घोषणाओं के साथ साथ में वो उनके जो भी कार्यों का जो पट्टियां होती हैं या उन्होंने उनके जो भी कार्य किए हैं उनका लेखा जोखा होता है वो प्रदर्शित नहीं कर सकते। जी सर, तो ये सब चीज़ें अगर कहीं आ जाती हैं, सामने आती हैं किसी कारण से, या हो सकता है कि पट्टा भी लिखे, चाहे वो शिलान्यास का हो, उद्घाटन का हो, तो अगर किसी ने शिकायत की कि सर अभी भी यहाँ पे पट्टियाँ लगी हुई हैं, नाम लिखा हुआ है कि ये जनप्रतिनिधि हैं, वही खड़ा है और वही उसका नाम लिखा हुआ, उसने उद्घाटन किया है, तारीख घड़ी सब लिखी है, तो उसकी सूचना हमारे पास में आती है। तो उसको है वो सी विजिल ऐप्स बोलते हैं उसमें, तो कोई भी अगर मतदाता या कोई भी नागरिक होता है वो इस प्रकार की शिकायतें सी विजिल ऐप पे कर लेता है, तो उसको अपने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित ईआरओ को, जो भी वहाँ का निर्वाचन, उसको कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट देनी होती है कि हाँ ये हमने कर लिया। तो ये आदर्श आचार संहिता लागू कराने का एक अच्छा माध्यम है। इसी तरह से बहुत से गतिविधियां हैं हाँ, जो चुनाव आयोग कराता रहता है कि जी। किस प्रकार से एक निष्पक्ष एमसीसी लागू होनी चाहिए, जी सर। वो उसमें गतिविधियां चलती रहती हैं। सीईओ साहब से मैं जानना चाहूंगी कि जिला परिषद किस प्रकार से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम करते हैं? नीति के अनुसार निर्वाचन कराते हैं। सीईओ मोटे तौर पे पूरे राजस्थान का, जहाँ तक हमें ध्यान है, या पूरे देश में भी है, जो भी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो एक स्वीप करके है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन से संबंधित प्लान है। वो स्वीप जो है भारत निर्वाचन आयोग का, उस स्वीप का प्रभारी अधिकारी होता है। और क्योंकि जनप्रतिनिधि और काफ़ी सारे लोक सेवक भी हमारे अधीनस्थ आते हैं, 5-7 विभाग भी आते हैं, तो मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके प्रति जागरूकता उत्पादन करना, उसके लिए आईसी करना, उसके लिए बैठकें कराना, रैलियाँ निकलवाना, प्रतियोगिताएं करवाना, कोई आयोजन करवाना, ये कार्यक्रम करा करके हम लोगों में मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग के दिन वोट कर ले, ये सुनिश्चित करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करते हैं। तिथि और समय का प्रचार प्रसार करते हैं कि इस दिनांक को वोटिंग होगा, चाहे वो लोकसभा विधानसभा का हो, चाहे पंचायती राज का हो। उसमें स्वीप एक्टिविटीज़ में हमारा जरूर रोल होता है। जो पंचायत प्रतिनिधि है, हाँ, उनकी जितनी भी जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करने की निगरानी कौन करता है? देखिए, कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है हमारी पंचायत संस्थान है वो कई तरह के कार्य करती है, उनके कई सारे विषय हैं।
जैसे वो चाहे तो अपने क्षेत्र में किसी चीज़ कोई चीज़ रेगुलेट करने के लिए, नए कुछ आय बढ़ाने के लिए टैक्सेशन कर सकते हैं। आबादी भूमि है उनकी नीलामी कर सकते हैं, नई आबादी भूमि सरकारी से लेकर के उसके प्लान बना के बस्तियाँ बसा सकते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन है, जो भवन विहीन है, उनके लिए भवन प्लाट भी दे सकती है, रियायती दर पर दे सकती है, निःशुल्क दे सकती है कुछ पात्र लोगों को। और साफ़ सफाई जो है हमारी पंचायती राज संस्थान का काम है। और पंचायती राज संस्थान में जो हमारा नीचे नीचे की पंचायतें होती हैं, इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ पे 3 लेयर सिस्टम है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर जो है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो जिला परिषद का मोटे तौर पे एक रेगुलेटरी टाइप का रोल है कि हम लोग फंड उनको देते हैं और जो फंड दिया गया उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पंचायत के अपने कोर्ट वर्क्स भी हैं और पंचायत समिति प्रधान के भी अपने कोर्ट वर्क्स हैं और जिला परिषद के भी कोर्ट वर्क्स हैं। वो अपने कोर्ट वर्क्स को बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका सुपरविजन हम करते हैं। जो फंड दिया जा रहा है उसको बराबर यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्या, उनके जो दायित्व हैं गांव के प्रति, साफ़ सफाई के प्रति, गांव की सुविधाओं के प्रति, उसका बराबर निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग कई सारी चीज़ें उनको रोक सकते हैं और कई सारी चीज़ें हम, अगर वो नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं। किसी ने अगर गलत काम कर दिया, गबन कर दिया है और कोई मिसयूज़ कर दिया फंड का या अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि जो है उनके विरुद्ध संभागीय आयुक्त को कार्रवाई करने के प्रावधान है। हम उनको लिखते हैं, कार्रवाई होती भी है, पदों से हटते भी हैं सरपंच और जनप्रतिनिधि। और जो कर्मचारी है वो अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल। मैं सीईओ साहब से जानना चाहूँगी कि चुनाव प्रक्रिया में आम वोटर के क्या अधिकार होते हैं? देखिए, पहली चीज़ है कि अगर नाम नहीं है, चाहे वो वहाँ रह रहा हो और 18 साल से ज़्यादा का हो, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता किसी भी स्थिति में, चाहे वो कितना ही वहाँ का निवासी हो, पहली चीज़। दूसरा ये कि मतदाता जो है हमारे यहाँ का, उसके ऊपर भी एक अलिखित आचार संहिता सी है कि वह अगर मतदाता सूची में नाम है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह वोट देगा। दूसरा, कोई मतदाता है तो ये उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अंतर्मन की आवाज़ के आधार पर जो कैंडिडेट है उनमें से जो भी उसको लगता है अंतर्मन की आवाज़ पे मतदान करेगा। तीसरा, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी प्रलोभन में आए, बिना किसी बायास्ड हुए या दबाव में आए अपना वोट डालें। तो ये अपेक्षाएं तो हमारी मतदाताओं से है ही है। कैंडिडेट से अपेक्षाएं तो जो है लिखित में है बाकायदा और उसके अलग अलग निर्देश भी हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ जो मतदाता वोट डालने आता है वो मोटे तौर पे बिना किसी प्रभावित हुए और बिना किसी प्रलोभन में आए स्वच्छ मानसिकता से आकर के निष्पक्ष रूप से मतदान करता है। मैं एडीएम साहब से जानना चाहूँगी कि एक एडीएम की नज़र में एक आदर्श उम्मीदवार की पहचान क्या होनी चाहिए? वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो उस क्षेत्र में समस्त प्रकार की जनता रहती है, तो उसके मन में ऐसी बातें ना आए कि मुझे किसी वर्ग विशेष के लिए काम करना है, मुझे किसी धर्म विशेष के लिए काम करना है। साथ ही उसके जो क्षेत्र में जो भी विकास होना है, जो वो प्रतिनिधि के रूप में वो आगे जाएगा और अपने क्षेत्र के अभाव अभियोग को आगे बताएगा, तो उसमें भी क्षेत्रवादिता नहीं आए। जी कि इस जैसे कि अभी हुआ आपको महाराष्ट्र में हुआ था कि तो उसमें एक ठेले वाले को जो उसको मराठी नहीं आई तो उसको थप्पड़ मार दी कि भाई वो, जबकि वो गुजराती जनता था। तो इस प्रकार की बातें हैं वो जनप्रतिनिधि के रूप में सही नहीं मानी जाती हैं। नहीं मानी जाती। तो कहने का अर्थ ये है कि जनप्रतिनिधि के व्यक्तित्व में वो सब बातें होनी चाहिए जो जनता चाहती है। कि उसके व्यवहार में सही हो, किसी प्रकार का कोई वो बल प्रयोग न करे, किसी प्रकार का उसके अंदर वो गलत धारणाएं नहीं हो, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो। और जैसा कि आपके पढ़ा लिखा भी, मतलब उसके पढ़ा लिखे के शब्दों में कहेंगे वो सारी बातों को जानने वाला हो, नियमों को, कायदों को, प्रक्रियाओं को जानने वाला हो। क्योंकि जिसको प्रक्रिया नहीं पता होती है तो वो भी बिना कोई जान पहचान के भी इसको करना पड़ेगा तुमको, जबकि हमें पता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये नियम से नहीं है, लेकिन उसको नियम नहीं पता है तो वो ये कहेगा नहीं तुमको करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। तो वो नियमों का जानकार हो, पढ़ा लिखा हो और सद्व्यवहारी हो, ये एक जनप्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो। सर, बहुत से बार ऐसा होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वे कोई ऐसे कार्य करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को
पर दबाव डालते हैं जो नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं, ऐसी स्थिति में कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं? जैसे कि अभी सर ने बताया था कि पंचायत राज में जमीन का आवंटन होता है, लोगों को पट्टे देते हैं। हाँ। तो हमारे पास में प्रावधान है कि हम चरागाह जमीन पे नहीं दे सकते पट्टे, तो नहीं दे सकते चाहे वो कितना भी जोर जबरदस्ती करेंगे। हाँ। तो उन नियमों से तो हट के हम काम नहीं करेंगे, हाँ। क्योंकि कल अगर किसी प्रकार का कोई चैलेंज होती है किसी का जगह पे, तो हमको नियमों का ही हवाला देना है। हाँ, उन्हीं का हवाला, उन शब्दों का ही हवाला देना है जो लिखे हुए हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, शब्दावली में लिखी हुई, नियमावली में लिखी हुई, हमको उनका ही जवाब देना है, उसी के संदर्भ में जवाब देना है। तो इस प्रकार के निराधार कामों को तो हम भी नहीं करवाएं। सर, क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि अभी तक तो ऐसा कोई इतनी जबरदस्ती से आंसर तो नहीं आते हैं। और अगर कोई जनप्रतिनिधि होता है वो काम लेके आता है, हाँ। तो उसमें हमको लग रहा है कि इसके काम विधिक हैं जो हो सकते हैं, तो हम पूरा प्रयोग सहायता तो पूरी करते हैं। जी सर, बहुत सी बार ऐसा क्यों होता है कि जो आम जनता होती है वे डायरेक्ट किसी अधिकारी के पास जाने से बेहतर अपने आप को जनप्रतिनिधि के पास जाकर काम कराने में ज़्यादा सहूलियत महसूस करती हैं कि उसका जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई जनप्रतिनिधि गण है, तो जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि मैं लोगों के काम करवा दूं। हाँ सर। बट हम जो काम करेंगे वो नियम से करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। अब पब्लिक चाहती है कि भाई हमको वो एक्सीडेंट हो गया, हाँ। तो उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। प्रतिनिधि भी चाहेगा, जनप्रतिनिधि भी चाहेगा। हाँ। तो वो उसको पता है कि प्रशासन ये इतना रुपया देने को तो सक्षम नहीं है, जो नियम से होगी वो देगी। तो वो अपने पास में वो उसके पास में आने से कतरा करके वो जनप्रतिनिधि बच जाएगा ताकि वो दबाव का बना सके। लेकिन हमारे पास में भी अगर कोई ऐसा प्रकरण आएगा तो हम नियम से जो बनता है हम वही प्रदान करेंगे। इसलिए वो ये चाहते हैं कि लोग दबाव से वो आ जाए और दबाव से जितना भी काम हो सके वो करा लें। इस प्रकार से वो जनप्रतिनिधिगण से ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी हम हमारे पास में अगर प्रकरण आते हैं तो हम नियम से जो भी सुविधा मिलती है उनको, चाहे उनके पास न भी जाए, और हमारे पास में आएगा तो जो भी हमारे साथ में नियम से होगा वो हम उसको कराएंगे। जी सर, बिल्कुल। सर, मैं सीईओ साहब से जानना चाहूँगी कि जो आम वोटर हैं उनकी शिकायतों को सुनने और उनके निपटारे करने की क्या व्यवस्था है? भारत निर्वाचन आयोग है वो मोटे तौर पे इलेक्शंस जो है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के कराने के लिए उत्तरदायी है पूरे भारत में, और एक संवैधानिक संस्थान है, एकदम इंडिपेंडेंट संस्थान है। उसके ऊपर सरकार का कोई जो है ना तो कंट्रोल होता है ना वो सरकार का कोई दबाव होता है। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है राज्यों के निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनकी मदद से निर्वाचन कराते हैं, और पूरी प्रशासनिक जो हमारा तंत्र है वो उसमें जुड़ा हुआ रहता है। एक मतदाता है, अगर उसको मतदान की प्रक्रिया के दौरान किस किस तरह की शिकायतें हो सकती है, तो प्रथम तो ये है कि उसको कोई दबाव डाला जा रहा हो किसी ऐसे कैंडिडेट के अथवा उसके व्यक्तियों के द्वारा कि वो उनको पता है कि ये किसकी तरफ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और बाहुबल के आधार पे या धनबल के आधार पे दबाव डाला जा रहा हो कि तुम या तो मतदान करने आओ ही नहीं, और आते हैं तो फिर हमें वोट दीजिए। पहले तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इस तरह के जो तबके होते हैं वो सामान्यतः गरीब लोग होते हैं और मुख्य बस्ती से लगभग थोड़े से बाहर हैमलेट एरियाज़ होते हैं उनमें निवास करते हैं। तो हमारा ये टारगेट भी होता है। फिर SC ST के जो हैमलेट्स होते हैं, बस्तियाँ होती है, वो भी हमारा टारगेट होता है, क्योंकि उन लोगों को हो सकता है धन या शराब पिला के या अन्यथा किसी मीनिंग से प्रभावित किया जा सकता हो। तो पहली तो थ्रेटनिंग वोटर को ये हो सकती है। दूसरा वोटर को ये हो सकती है कि उसके लिए मतदान केंद्र जो है एक्सेसिबल ना हो किसी कारणवश से, जैसे कि मतदान के दिन उसको जो है दिव्यांग है वो जा नहीं पाएगा, या फिर उसकी रुचि नहीं रहेगी क्योंकि वो अपने लेवल पे क्यों व्हीकल अरेंज करेगा। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। वो तीसरा जो है मोटे तौर पे ये हो सकता है कोई बाहुबली वहाँ कैंडिडेटों को उसका खुद ही भयग्रस्त कर नहीं रहे लेकिन ऑलरेडी भयग्रस्त हैं लोग, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन आजकल जो है शिकायत करने का बड़ा अच्छा सा प्रोविजंस है। एक NGRS पोर्टल है हमारा निर्वाचन आयोग का, उस पर कोई भी चुनाव से संबंधित कोई शिकायत कर सकता है। CVGIL आपने बताया ही है, लाइव उस पर जो है जियो टैग्ड इन्फॉर्मेशन आती है कि सर यहाँ पर ये शराब बट रही है, फ़ोटो खींच के डाल देगा। हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसी वक्त से आचार संहिता लग जाती है, आदर्श आचार संहिता। वो डिफरेंट टाइप की होती है। आदर्श आचार संहिता लगते ही हमारा आजकल जैसे हर विधानसभा क्षेत्र में
9-10 विधानसभा के क्षेत्र के आधार पर FST बनती है, जिसको हम फ्लाइंग स्क्वाड्स कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर पुलिस का एक अधिकारी होता है, एक हमारा गजेटेड ऑफिसर होता है जिसको मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं, और उसके साथ में अन्य जाब्ता और कैमरामैन भी होता है, इवन कैमरामैन भी होता है। वो लगातार जो है 24 घंटे हर विधानसभा क्षेत्र में गाड़ियाँ घूमती रहती है, और केवल कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, किसी को दबाव में लिया जा रहा, कोई शराब बांटी जा रही, कोई पैसा बांटा जा रहा, वो को प्रभावित करने का तरीका अपनाया जा रहा है, वो ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हमारे SST स्टैटिक सर्विलांस टीम होती है, जो एक जगह नाके जैसे होते हैं ना, नाके बनाते हैं, चेकिंग के लिए पुलिस भी बनाती है, तो उस तरह के नाके बनते हैं, वहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हमारा गजेटेड ऑफिसर होता है विद व्हीकल विद कैमरामैन। वो गाड़ियाँ चेक करते हैं, आपने देखा हो इलेक्शन के टाइम में गाड़ियाँ भी चेक करते हैं, और बस्तियाँ भी चेक करते हैं, होटल्स भी चेक करते हैं, कोई संदिग्ध व्यक्ति बाहर का आके तो नहीं रुका हुआ, गुंडे तो नहीं आके रुके हुए हैं, जो चुनाव को प्रभावित कर दे ऐसे लोग तो आके नहीं रुके हुए हैं, उनकी जांच करते हैं। इसके अलावा हमारी सभाएं वगैरह कोई बिना अनुमति के तो नहीं कर रहा, ज़्यादा भीड़ तो इकट्ठा नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर रहा लिमिट से ज़्यादा, तो हम काउंट कर ले। कैंडिडेट बोलेगा हमने 1 लाख खर्च किया, लेकिन हमारे में अगर 1.5 लाख आएगा तो हम 1.5 लाख काउंट करेंगे, खर्चे की एक लिमिट है, तो उसके लिए वीडियो सर्विलांस टीम भी होती है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग से प्रेक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं, जिनको ऑब्जर्वर कहते हैं। वो पूरी तरह से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पे निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, और वो पूरी निगरानी रखते हैं कि निष्पक्ष रूप से निर्वाचन किया जा रहा है क्या, और अगर उनको लगता है कि नहीं जिले की मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही, पक्षपातपूर्ण कर रही है, तो वो रिपोर्ट सीधा निर्वाचन आयोग को करते हैं, और कई बार RO भी बदल दिए जाते हैं इसी आधार पे। और इसके अलावा खर्चे के लिए एक अलग से प्रेक्षक आते हैं, पुलिस के लिए एक अलग से प्रेक्षक आते हैं, तो इतना ज़्यादा सिस्टम बना हुआ है। RO काम कर रहे हैं, BLO काम कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा हमारा सिस्टम होता है कि वोटर को मोटे तौर पे जो ये 20-25 दिन की जो प्रक्रिया है चुनाव की, इसमें हर वोटर को मुझे लगता है 5-10 बार तो हमारा सिस्टम टच कर लेता होगा, तो थ्रेटनिंग की संभावनाएं तो है नहीं। अब रही प्रलोभन की बात, तो हमारी जो डिफरेंट एजेंसी है, जैसे स्टेट का GST डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है, आबकारी पुलिस है, और हमारी FST है, ये सब काम करती है इन चीज़ों को चेक करने का। और अगर कहीं पे भी इस तरह की कहीं प्रलोभन दे के इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हो और ध्यान में आता है, तो सीजर भी करते हैं, माल का सीजर भी करते हैं, पैसे का सीजर भी करते हैं, और अगर लगता है आपराधिक कार्रवाइयाँ उनके विरुद्ध करनी है तो प्रोसिक्यूशन भी करते हैं। वोटर CVजिल के थ्रू कह सकता है, अन्यथा और किसी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कह सकता है। CVजिल तो एक इतना अच्छा ऐप है कि यहाँ पे पैसा बांट रहे, फोटो खींचा डाला, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर उस समस्या को हमें एड्रेस करनी होती है विदिन आवर। सही है तो कार्रवाई, और गलत पाई गई तो गलत की सूचना ऑनलाइन पे हमें देनी होती है। तो हमारी FST जो होती है उसका काम यही होता है कि वो जाके उसको कंप्लेन को एड्रेस करे। अब CVजिल का हो सकता है लोगों में धीरे धीरे पिछले चुनावों में तो काफ़ी प्रचार हुआ है, तो CVजिल पे काफ़ी शिकायतें होती है और हम उनको एड्रेस भी कर लेते हैं। इसलिए निष्पक्ष चुनाव कराने के पूरी तरह से प्रावधान कर रखे हैं, और मेरा ये मानना है कि राजस्थान में मोटे तौर पर निष्पक्ष निर्वाचन होता है। जी सर, क्या चुनावी शिक्षा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं? हाँ, चलता है। एक हमारा जो है ना, देखिए मेरी बात सुनो, लिटरेसी एक वर्ड है, हाँ। शिक्षा, लेकिन लिटरेसी डिफरेंट टाइप की होती है। अभी ADM साहब कह रहे थे कोई जनप्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी नहीं है, कानूनों की जानकारी नहीं हो सकती है, तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत हो सकती है कि वो सिस्टम को इस तरह के वर्क करने के लिए कहे जो कानूनन सम्मत नहीं है। तो लिटरेसी, जैसे एक लिटरेसी एक तो हो गया कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने ग्रेजुएशन कर लिया 12वीं 5वीं, सो वी आर एक्चुअली एजुकेशनली लिटरेट। फिर सेकंड होता है अक्षर ज्ञान हो गया, ठीक है। दूसरा होता है जैसे विधिक जानकारी होनी चाहिए, कानूनों की जानकारी। भारत में पता नहीं हज़ारों कानून है, ठीक है, हर विषय पे अलग अलग कानून है, तो वो लीगल लिटरेसी होगी। इसी तरह से इलेक्टरल लिटरेसी भी होती है कि वोटर को जो है ना क्या जानकारियाँ होनी चाहिए मोटे तौर पे, कैसे वोट डालना चाहिए, कौन वोटर हो सकता है, उनका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, वो किस एतबार आपने क्या उसके लिए मापदंड बनाए अपने दिमाग में, तो क्या सोच के वोट देना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारे यहाँ गुप्त मतदान प्रणाली है, EVM से होती है, गुप्त मतदान होता है। जब वो मत कर रहा होता है तब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, बाहर वाले कितने ही रहा हो, आप समझ रहे बात को, तो वो अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर उसको वोट देना है। इसके लिए हम स्वीप की एक्टिविटी करते हैं। हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स में इलेक्शन क्लब बने हुए हैं, वो अलग से बैठ के मीटिंग्स करते हैं। आपके यहाँ पे भी होता होगा कॉलेजेस जहाँ पे सभी जगह, वहाँ हमारे एक्सपर्ट्स जो भी मास्टर ट्रेनर्स है वो आके भी जानकारी देते हैं कि कैसे मतदाता सूची में आप नाम जुड़वा सकते हो, कैसा आपका वोट
आपके कैंडिडेट चयन में प्रभावी रोल अदा करता है, कैसे आपका वोट, आपके वोट नहीं देने से आपके ऊपर एक थोपा हुआ उम्मीदवार आ सकता है। तो ये चीज़ों की हमारी वर्ष पर्यंत कार्रवाइयाँ चलती है। और स्वीप जो मैंने नाम लिया था उसके तहत हम इतना प्रचार प्रसार भी करते हैं कि अभी लोगों को मोटे तौर पे जानकारी है कि हमें क्यों वोट देना चाहिए और कैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं एडीएम साहब से जानना चाहूँगी, क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है चुनाव के दौरान, या कोई जनप्रतिनिधि खड़ा होता है जिसके पास में शिक्षा नहीं है जी तो शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, इस कार्यक्रम के अंत में जैसा कि हम और हमारे श्रोता जानते हैं कि आप दोनों चुनाव के समय में एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, तो इस स्थिति में आप हमारे मतदाताओं को और भावी जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले मैं एडीएम साहब से जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं मतदाताओं से भी आह्वान करूँगा कि अभी एक कैंपेन चल रहा है, अभी शुरू भी हो चुका है। उसमें ये है कि पिछले के जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदाता से उसको इंटेंसिव प्रोग्राम बोल रहे हैं, रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहे हैं। तो उसमें सभी मतदाताओं के ब्यौरा है वो हमारा BLO उनके घर घर जाएगा और सभी ब्यौरा उनसे वो भरवाने हैं, उसको ऑनलाइन करना है। और साथ ही जिनका भी ऐसा है कि मुझे नाम जोड़ना है तो उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो भी मतदातागण ऐसे सक्षम उस स्तर पे हो चुके हैं, जिनकी 17 साल के ऊपर की उम्र हो चुकी है, वो भी आवेदन कर सकता है ताकि आने वाले समय में उसका नाम ऑटोमेटिक 18 साल होते उसके अंदर जुड़ जाए। तो वो भी है एक गतिविधि के रूप में करते हैं। तो 18 साल के ऊपर को तुम तो जोड़ना ही है, और 17 साल की जिनकी एज हो गई है उनको एडवांस में ही उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनका प्रोसेस करना है। तो जो भी ऐसे मतदाता से सक्षम हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो उनको वो मेरा निवेदन है इस FM 89.6 के मार्फत से कि वो अपने संबंधित BLO से संपर्क करते हुए अपने संबंधित दस्तावेज लेकर के अपना नाम उसमें जोड़े। और जनप्रतिनिधिगण हैं तो अपने एक सद्व्यवहार के रूप में उसको अपने जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपना प्रस्तुत करें। हम अपेक्षा ये करते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं, हम जनता के सेवा के रूप में हैं, तो दोनों के बीच के तालमेल से जनता के कामों को आसानी से हम कर सकें, ये हमारी भी अपेक्षा रहेंगी। हम जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का किया गया जो शासन है उसको अच्छे से डेवलप कर सकें। अंत में आप भावी मतदाताओं और भावी जनप्रतिनिधियों को कोई संदेश दें? बस मेरा तो यही कहना है कि किसी व्यक्ति ने अगर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ा है या जुड़वाया है, रिक्वेस्ट की है फॉर्म 6 भर के, तो सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए उन्होंने क्यों जुड़वाया। अगर उन्होंने जुड़वाया है तो फिर उन्हें हर हालत में मतदान करना चाहिए। देखिए, मतदान प्रतिशत कम रहने से मैं बताता हूँ कई सारी जो है ना समस्याएं हैं कि आपके ऊपर आपकी बिना इच्छा का व्यक्ति भी हो सकता है आपका प्रतिनिधित्व करे अगले 5 साल तक। तो मतदान अवश्य करें, निर्भीक होकर मतदान करें, निष्पक्ष होकर मतदान करें। और क्योंकि गुप्त मतदान प्रणाली है इसलिए आप जब वोट डाल रहे होते हैं तब आपके आसपास में कोई नहीं होता है, तो बिना दबाव के मतदान करें। यही स्वस्थ लोकतंत्र की नींव होगी। जब आपका प्रतिनिधि बराबर जो रिप्रेजेंटेटिव, वाकई जो कहते हैं ना तेरा फेस, रिप्रेजेंटेटिव फेस होना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव फेस अगर आप चयनित होगा तो सदन में जाके आपका प्रतिनिधित्व अच्छे से करेंगे, अच्छी वहाँ विधियाँ बनेगी। फील्ड में क्या समस्याएं हैं, क्योंकि विधि तो वही सदन ही बनाते हैं, फील्ड में क्या समस्याएं हैं उसके ऊपर विचार करने वाले लोग वहाँ पहुँचेंगे। और क्योंकि जैसे जैसे देख लीजिए अभी IT का युग है, ठीक है ना, पहले IT नहीं था, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले तो कानूनों में ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं थे। आज IT से रिलेटेड अगर सुविधाएं हैं या फिर कोई दुविधाएं हैं उससे संबंधित कानून बना रहे हैं। तो कानून भी हमेशा परिवर्तन का विषय है, जनता के अनुसार परिवर्तन का विषय है। और परिवर्तन कैसे होता है, सदन के माध्यम से नया कानून बन के उसमें संशोधन करके। तो आपका जो जनप्रतिनिधि आपके लिए कानून बना रहा वहाँ बैठ कर के, वो आपकी समस्त जो सदन, जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ के मतदाताओं की भावनाओं को जानने वाला होना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को जानने वाला चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर मतदाता वोट करे। तो मेरा तो ये है कि भावी मतदाताओं से, मतदान आपका अधिकार है, इसलिए आपको अधिकार का उपयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंत में मैं आरजे नेहा, मेरी समस्त टीम की ओर से श्रीमान ADM साहब विजेंद्र जी पंड्या साहब और CEO साहब श्रीमान पर्वत सिंह जी चुंडावत साहब का
बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और जनता को और भावी मतदाताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करी। सर, आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद आपका। आपका।